गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। जैसा कि आपको मालूम है, जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसका इलेक्ट्रिकल सेक्शन जो है उसकी क्लासेस जो वीडियो लेक्चर है वो कंटिन्यूएशन में है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है दैट इज पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। जैसा कि आप लोग सबको को मालूम होगा, हम इसको पहले भी कवर किए हैं और आज हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पावर की अगर हम लोग बात करें, सिंपल सी अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले भी लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग पावर को देखें तो पावर कैन डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज dw बाई dt। वर्क जो हम लोग करते हैं वो जूल में मेजर करते हैं और टाइम जो होता है वो सेकेंड में मेजर करते हैं, यानी जूल पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट एंड दिस जूल पर सेकेंड इज एक्चुअली नोन एज वाट। इसका मतलब वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। हम लोग इस इलेक्ट्रिकल पावर को इस तरह से भी चाहे तो लिख सकते हैं। यहां पर dw बाई dq कर लेते हैं और इधर dq बाई dt कर लेते हैं। मतलब dq से मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों कर लिए तो मैथमेटिकली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो ये dw बाई dq है, यानी रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, दिस इज एक्चुअली दिस इज वोल्टेज। ये क्या होता है? वोल्टेज होता है। And the rate of flow of charge with respect to time, dq by dt, is actually known as current. So this is basically this can also be written as electrical power. It means electrical power can also be defined as voltage multiplied with current. इस तरह से हम लोग डीसी के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन किए थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पावर को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं तो पावर इज बेसिकली थ्री टाइप्स, तीन तरह के इसके प्रकार होते हैं। ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो डीसी सर्किट में हम लोग यूज किए हैं, बट एसी में ये फॉर्मूला एज इट इज यूज नहीं होगा क्योंकि तीन तरह के वहां पावर के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। डीसी में ये हम पढ़ाए हुए हैं पावर। तो तीन तरह के जब पावर के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को तीन तरह से, थ्री टाइप्स उनके होते हैं। एक जो होगा दैट इज एपरेंट पावर, इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। दूसरा जो होगा एक्टिव पावर, इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। इसी को, इसका एक्टिव पावर का दूसरा नाम ट्रू पावर भी है। इसी का तीसरा नाम, इसी को एवरेज पावर ही बोलते हैं, एवरेज पावर। तो एक्टिव पावर बोलिए, चाहे ट्रू पावर बोलिए, चाहे एवरेज पावर बोलिए, एक ही चिड़िया का नाम है। सबको पी से डिनोट करेंगे। और तीसरा जो टाइप है दैट इज रिएक्टिव पावर, जिसको कि हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे। जब एसी सर्किट की बात करते हैं तो एसी सर्किट में तीन तरह के पावर देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों तरह के पावर को वन बाय वन करके हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक वहां पर बेल आइकन होगा नोटिफिकेशन के लिए, उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। चलिए, आप लोगों को आज जो है हम लोग सबसे पहला अभी जो देखेंगे दैट इज
एपरेंट पावर, जिसको कि हम लोग एस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, एपरेंट पावर। ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, सिंपली अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो लिखेंगे डेफिनेशन में, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS values, RMS value of current, RMS value of current and voltage। ठीक है। अगर हम लोग सिंपली डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंपली क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है। इसको इन जनरल, इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस। इसको एस से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका मतलब एस कैन बी रिटन एज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। हम आपको पहले ही बताए हैं कि बार बार आरएमएस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन सिंपली राइट एस इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, ए आप लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब जो है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो देखिए यहां पर जो है, इससे पहले जो अभी हम पावर पढ़ा है वो डीसी सर्किट में था, वहां भी इलेक्ट्रिकल पावर आया था, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट, बट वो डीसी सर्किट में होता है। डीसी सर्किट में आपको आरएमएस वैल्यूज नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो वहां जो वोल्टेज और करंट होता है वो सिंपल एवरेज है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो वी और आई लिया गया है, ये वी आरएमएस है और ये आई आरएमएस है। इसका जो एसआई यूनिट की बात होती है, तो इसका एसआई यूनिट वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, VI लिखा हुआ मिलेगा एसआई यूनिट, थोड़ा लार्ज रहेगा तो किलो वोल्ट एम्पियर मिलेगा, KVA। ठीक है, तो ये आपको एसआई यूनिट हुआ, वोल्ट एम्पियर इज द एसआई यूनिट, ये याद रखिएगा, ये एसआई यूनिट है, कई बार पूछ देता है। तो S इज इक्वल टू V इंटू आई जब आप लिखे तो ये सिंपली क्या है, आपको एपरेंट पावर हुआ। इसको शॉर्ट में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, VA। ठीक है, वोल्ट एम्पियर, इस वोल्ट एम्पियर को शॉर्ट में VA लिखेंगे। ज्यादा लार्जर यूनिट रहेगा तो आगे किलो लगाएंगे, KVA होता है, जैसे ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है KVA में देते हैं। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ द apparent power, and apparent power is the product of the RMS value of current and voltage, and it is generally denoted by S। इतना ही आपको जानना है, नथिंग मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं। आगे हम लोग और देखते हैं, ये अपरेंट पावर है। वीडियो को पॉज करके आप इन नोट पॉइंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट पावर इज एक्टिव पावर। द नेक्स्ट पावर इज, जो दूसरा है, दैट इज एक्टिव पावर। ठीक है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसका हम और भी आपको नाम बताए हैं, एक्टिव पावर को ही ट्रू पावर भी बोलते हैं, या इसी का जो तीसरा नाम है उसको हम लोग एवरेज पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग एक्टिव पावर होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, ठीक है, तो इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ apparent power, apparent power and cos of the angle between voltage and current। ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है apparent power और एक cos एंगल, किसके किसके बीच, वोल्टेज और करंट, चाहे लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, यहां हम लैगिंग लीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं ये फाई एंगल बना, तो इसका कॉस वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो P कैन बी रिटन एज S इंटू कॉस फाई। S क्या है, एपरेंट पावर है, आपका ये हो गया। आप जो है
इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूंकि s का वैल्यू v इंटू आई होता है, तो vi cos phi। यहां पर ये जो v है वो आरएमएस वैल्यू है, ये जो i है वो आरएमएस वैल्यू है, और ये जो फाई एंगल है दिस इज द एंगल बिटवीन दिस वोल्टेज एंड करंट। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए, अगर इसके एसआई यूनिट की बात की जाए, तो इसका एसआई यूनिट वाट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपली एक्टिव पावर। काइंडली इतनी चीजों को लिख ले। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतने जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को आप लिख ले। ठीक है, ठीक है। हम इसका कुछ कुछ नाम आपको पहले ही बताए। ट्रू पावर भी बोलते हैं, एवरेज पावर भी इसको बोलते हैं, एक और नाम है इसको रियल पावर भी बोला जाता है। ये सब एक ही चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक्टिव पावर बोले, चाहे ट्रू पावर बोले, चाहे एवरेज पावर बोले, चाहे रियल पावर बोले, ये सब एक ही चिड़िया का नाम है। ठीक है, सबको हम लोग एक्टिव पावर ही बोलते हैं। सब P से डिनोट होगा। P का फॉर्मूला या तो S cos phi लिखिए या P इज इक्वल टू VI cos phi लिखिए। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सिंपली एक्टिव पावर। नाउ द नेक्स्ट इज रिएक्टिव पावर। ध्यान से अभी देखते जाइएगा, ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपके सिलेबस में है उतना करवा दिया जा रहा है। रिएक्टिव पावर, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें लिखेंगे दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ apparent power and the sine angle between voltage and current। ये किस चीज का प्रोडक्ट होता है? तो देखिए, ये भी apparent पावर, इसको हम लोग क्यों से डिनोट करेंगे, ये भी किसका प्रोडक्ट होगा? तो apparent पावर, और यहां पर साइन एंगल आएगा, साइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये भी बताया, ये वोल्टेज मान लेते हैं, ये करंट है ऐसा, इसके बीच का एंगल अगर फाई है तो ये साइन एंगल लेंगे। ठीक है, तो S साइन फाई इज योर रिएक्टिव पावर। अगर यहां कॉस ले लेते हैं तो हो जाता है एक्टिव पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप Q इज इक्वल टू S इंटू साइन फाई लिख सकते हैं, या S का वैल्यू VI होता है तो आप ये भी लिख सकते हैं VI साइन फाई। जहां की ये जो V और ये जो I है दोनों कैसा वैल्यू है? RMS वैल्यू है। ठीक है, अगर इसका SI यूनिट की बात करें, इसकी अगर SI यूनिट की बात करें, ठीक है, तो इसका SI यूनिट वार होता है, इसका SI यूनिट वार होता है, VAR। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो SI यूनिट जो होगा रिएक्टिव पावर का, वो क्या होता है? वार पढ़ते हैं इसको। ठीक है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो दिस इज योर सिंपल रिएक्टिव पावर। ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा यूनिट रहेगा तो आप इसको किलो वोल्ट, मतलब किलो के आगे लगा सकते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। बहुत बड़ा यूनिट के लिए किलो आगे लगा सकते हैं। जैसे हम लोग एपरेंट में किलो वोल्ट एम्पियर हो गया, एक्टिव पावर का वाट था तो किलो वाट लिख सकते हैं, वैसे ही इसका वार है तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। आप इसका SI यूनिट फॉर लार्ज रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिंपली रिएक्टिव पावर। ठीक है, हम आपको जो भी RL सर्किट या RC सर्किट या RLC सर्किट पढ़ाए, उसमें एक पावर ट्रायंगल मिल रहा था। ठीक है, पावर ट्रायंगल आप लोग देख रहे होंगे, तो हम वहां बताए थे कि इसको हम बता देंगे। ठीक है, पावर ट्रायंगल जो है, पावर ट्रायंगल की अगर बात की जाए, ठीक है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल in which base is the
एक्टिव पावर दैट इज P, कॉमा, ये परपेंडिकुलर है, इस तरह से जो लिखे हैं परपेंडिकुलर इज द रिएक्टिव पावर दैट इज Q and hypotenuse is the apparent power that is S। ठीक है, तो ये क्या है आपका ये आपका पावर ट्रायंगल जो है, तो ये सिंपली क्या है, पावर ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें कि जो बेस है ये क्या हो गया, एक्टिव पावर, परपेंडिकुलर जो हो गया वो रिएक्टिव पावर, और ये जो हाइपोटेनस हो गया एस हो गया। यहां पर ये जो एंगल होता है दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई। ठीक है, अब अगर आपको ये वाला इसको ये जो कंपोनेंट आपको ये जो एस आपको ये दिख रहा है, ये जो हाइपोटेनस है, अगर इसको एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कीजिएगा तो ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है, इस चीज को आप इसके टर्म में भी लिख सकते हैं एस कॉस फाई। आप लोग फिजिक्स में कंपोनेंट रिजॉल्व करना सीखे होंगे, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट आता है, तो ये हमारा एस कॉस फाई हुआ, और ये वाला हाइट को आप एस साइन फाई लिख सकते हैं, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। इसीलिए देखिए यहां से क्या हुआ, P इज इक्वल टू एस कॉस फाई और ये Q इज इक्वल टू एस साइन फाई। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहां पर P इज इक्वल टू कितना निकला, एस कॉस फाई, और Q इज इक्वल टू कितना निकला, एस साइन फाई। अब आप लोग को पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब हम चाहें तो S इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, बेस क्या है मेरा P, तो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप एपरेंट पावर, अगर आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर पता है, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द एपरेंट पावर ऑल्सो। तो ये एपरेंट पावर का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको फाई एंगल मालूम है तो यहां से आप फाई कैन ऑल्सो, मतलब आप फाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर मालूम है तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ Q बाई P। हाँ, क्यों लिखे, तो परपेंडिकुलर बाई बेस आप लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू पढ़े होगे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज दिस Q एंड P इज दिस, ये जो है तुम्हारा बेस जो है वो P हो गया। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, यहाँ हम लिखे हुए हैं दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये आपका सिंपली क्या है, पावर ट्रायंगल है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पावर ट्रायंगल के बारे में इतनी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, अब जो है हम लोग इसमें एक छोटा सा चीज है, दैट इज पावर फैक्टर। ठीक है, दैट इज पावर फैक्टर। दैट इज पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर देखो, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपली लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द apparent पावर। और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। पावर फैक्टर हम लोग थोड़ी देर में और डिटेल में समझेंगे, पर थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। पावर फैक्टर जो है, अभी आप लोग को एक चीज बोले कि P कैन बी रिटन एज S cos फाई, ये बोले, यहां से आप
कॉस फाई बराबर क्या लिख सकते हो, P डिवाइड बाई S, ऐसा लिख सकते हो। P इज योर एक्टिव पावर एंड दिस S इज योर apparent पावर। तो बोले इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द apparent पावर। और ये जो cos फाई एक साथ आया, दिस इज पावर फैक्टर। और इसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे आपसे कोई पूछेगा cos 30 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री, ऐसा कुछ पूछा, ठीक है, तो आप cos 30 डिग्री का वैल्यू बता दिए कि सर √3/2 होता है। तो √3/2 जो आप लिखे तो उसका यूनिट थोड़ा ही लिखते हो फिर, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। पावर फैक्टर इज यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, समझिएगा। एक्चुअली में क्या है कि जो एपरेंट पावर हम लोग बनाते हैं, ये एपरेंट पावर दो तरह के पावर का सम है, फेजर सम एक तरह से, ठीक है। एक है एक्टिव पावर और दूसरा है रिएक्टिव पावर। इस एक्टिव पावर को ही हम लोग रियल पावर या ट्रू पावर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग रियल पावर या ट्रू पावर भी बोलते हैं, एक्टिव पावर को। मतलब अगर किसी को एपरेंट पावर निकालना है तो इन दोनों पावर का वो फेजर सम कर देगा, ठीक है, इस तरह से। यानी S इज इक्वल टू वो P प्लस JQ ऐसे लिखेगा, ठीक है, S इज इक्वल टू P प्लस JQ, ठीक है। यानी इन दोनों पावर को अगर वो सम कर देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसका अगर मोड हम लोग निकालेंगे, S इज इक्वल टू √P² प्लस Q², ऐसे लिखे, अभी लिखे थे हम, जस्ट अभी इस चीज को लिखे थे। तो हम लोग S का वैल्यू कैसे लिखे थे, √P² प्लस Q²। तो S इज इक्वल टू √P² प्लस K², मतलब S इज इक्वल टू P प्लस JQ फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों तरह के पावर को अगर हम लोग फेजर सम कर दे तो एपरेंट पावर मिलेगा। चलिए टेक्निकल बात हो गया। अगर हम लोग प्रैक्टिकली समझे तो इसका सिग्निफिकेंट मतलब क्या है कि अगर एपरेंट पावर कोई बोला, इसका पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि एपरेंट पावर के अंदर कितनी मात्रा में एक्टिव पावर मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि एपरेंट पावर में कितनी मात्रा में एक्टिव पावर मिला हुआ है। कोई बोलेगा कि सर एपरेंट पावर के अंदर 100% एक्टिव पावर है, मतलब ये हो गया 100%, तो ऑब्वियस सी बात, ये 0% होगा। भैया परसेंटेज कभी 100 से बेसी नहीं हो सकता यहां पर, ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये 100% यही है और ये कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। यानी जो एपरेंट पावर है वो बेसिकली क्या है, एक्टिव पावर हो गया। अगर कोई बोला कि सर एक्टिव पावर जो है वो 80% है, तो इसका मतलब 20% क्या हुआ होगा, रिएक्टिव पावर हुआ होगा। तो इस चीज को फैक्टर के फॉर्म में बताया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। अगर किसी एपरेंट पावर में पूरा का पूरा एक्टिव पावर ही है, रिएक्टिव पावर कुछ भी नहीं है, तब इस पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा। कैसे, देख लो। हम क्या बोले, ये तो एक्टिव पावर है और हम यहां S को बोल रहे हैं कि S में सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर ही है, रिएक्टिव पावर 0 है। तो कोई S इज इक्वल टू फिर P बोलेगा, भैया इसमें सब 100% क्या है, P का वैल्यू है। Q का वैल्यू कितना हो गया, 0%, तो मतलब Q मत लिखो, Q का वैल्यू 0 हो गया, Q हटा देगा यहां से, तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ S का वैल्यू P के बराबर होगा। तो यहां S का वैल्यू जब P के बराबर रख दोगे तो P कैंसल आउट, तो कितना आया, 1 आया। समझ में आया बात। तो अगर आपका किसी एपरेंट पावर के अंदर, अगर एपरेंट पावर के अंदर पूरा का पूरा एक्टिव पावर मिला हुआ रहे तो उस टाइम पावर फैक्टर 1 मिलता है। तो पावर फैक्टर बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि एपरेंट पावर के अंदर कितना मात्रा में, कितना फैक्टर मतलब कितना मात्रा में आपका रिएक्टिव पावर मिला हुआ है। सिंपल सा कहानी है। तो दिस इज योर पावर फैक्टर। हाँ, टेक्निकली आप इसको इस तरह से डेफिनेशन के फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो सेशन। आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।